रहे थे ओव्स और गाइन। तो ओव्स में हम क्या डील कर रहे थे, चाइल्ड बर्थ। देखो यहाँ ओव्स क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन या मेडिसिन का भाग है, जिसमें हम क्या डील करते हैं, केयर ऑफ वुमेन। वुमेन का क्या करते हैं, केयर, यानी कि देखभाल करते हैं। किसका देखभाल, कौन सा वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिला है उसके बारे में हम डील करते हैं और देखभाल करते हैं। उसके बाद चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म जो देती है। उसके बाद है पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम पीरियड, यानी कि द टाइम आफ्टर डिलीवरी, उस समय जब बच्चे का जन्म होता है उस समय के बारे में। क्योंकि जब बच्चा का जन्म होता है, मान लो नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो डॉक्टर देखभाल नहीं करेगा तो क्या बेबी बच्चा है वो अच्छा से सरवाइव कर पाएगा? क्या कि उसको हर एक प्रकार के बैक्टीरियल वायरस सबसे बचा के रखना होता है, तभी ना बच्चा सरवाइव कर पाएगा। वरना तो उसको मान लो बाहर आया और बैक्टीरिया वायरस उस पर अटैक कर दिया तो जीवित रह पाएगा नहीं ना। तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद है साइन और सिम्टम्स, इसका था साइन और सिम्टम्स। और साइन और सिम्टम्स निकालो ना, दो। चलो, इसका कुछ साइन और सिम्टम्स था कि हम कैसे पता करेंगे कि महिला प्रेग्नेंट है। तो पहला था एमिनोरिया, जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो रहा था, स्टॉप हो रहा था। उसके बाद दूसरा था मॉर्निंग सिकनेस, जिसमें क्या रहता है, नोजिया और वोमिटिंग। इसमें क्या हो रहा था कि महिला जब गर्भवती हो रही थी तो उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जा रहा था तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा तो यूरिन कैसा होगा, येलो होगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा तो यूरिन येलो होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल किससे स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन किससे स्रावित होता है, प्लासेंटा से। ये जो प्लासेंटा है यही क्या करता है कि जो बच्चा है उसको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। जो अम्लाइकल कोड से जुड़ा होता है बच्चे का न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब कौन देता है, प्लासेंटा ही ना देता है। तो प्लासेंटा का विकास गर्भवती महिला में कब होता है, 12 वीक के बाद। प्लासेंटा का विकास 12 वीक हो जाएगा ना, तब प्लासेंटा का विकास पूर्ण रूपेण हो जाएगा, उससे पहले नहीं। तब जब बच्चा ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, तो जब बच्चा प्लांटेशन हो गया, यूट्रस में आ गया, तो उसको जब आया तो उसको भोजन तो चाहिए। अब प्लासेंटा विकास हो रहा है 12 वीक में, 12 वीक के बाद ना हो रहा है पूरा, तो उसको पहले कौन देगा खाना? ये बात है ना कि आखिर प्लासेंटा तो 12 वीक के बाद विकास हो रहा है, तो फिर पहले कौन खाना देगा? उससे पहले कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम वही क्या करता है, बच्चा को सब कुछ जो जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन सब कुछ मेंटेनेंस करके रखता है, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही 12 वीक के बाद होगा, 12 वीक के बाद 5 गो हार्मोन स्रावित होता है प्लासेंटा से। जब स्रावित होगा प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद कौन काम करना स्टार्ट कर देगा, प्लासेंटा। उसके बाद है राइजिंग बॉडी टेम्परेचर। जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है हमेशा क्या होगा, बढ़ा रहेगा, हमेशा बढ़ा रहता है ना, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा ही रहेगा। नहीं सुना है कि कभी कभी बुखार भी लग जाता है, फीवर आ गया 100, 100, 101 ऐसे रहता है बुखार, मतलब बॉडी टेम्परेचर उसका बढ़ा रहेगा, जिससे पहचान सकते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है। उसके बाद है सबसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट।
यूपीटी टेस्ट था। तो हम यूपी टेस्ट कब कर रहे थे? हाँ, कब मतलब करेंगे तो एक्यूरेट नहीं। हाँ नहीं जी, देखो एक होता है HCG टेस्ट, ठीक है। तो ई टेस्ट कब होता है कि मान लो जब ओव्यूलेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन पीरियड कब होता है? ओव्यूलेशन पीरियड 14 वीक, 14वां 14 वीक नहीं, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होता है उसके 14वां दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन पीरियड। सबसे रिस्क भरा यही होता है 14वां दिन। अगर इसमें मेल और फीमेल पार्टनर मीटिंग करेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि प्रेग्नेंट का चांस होता है, ठीक है। जब ओव्यूलेशन पीरियड होगा, अगर HCG टेस्ट करना होगा, क्योंकि सबसे पहले जो टेस्ट होता है ना, तो HCG प्रोजेस्टेरोन लेवल ब्लड में सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद यूरिन में जाता है। तो नहीं होता है कि बड़े बड़े शहरों में ना TBS का विकास होता है, ट्रांस वेजाइनल सेक्टर, जो 4 वीक है ना तब वो बता देगा कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं। ऐसे नॉर्मली 6 वीक के बाद बताया जाता है कि है कि नहीं। जो NIC है वो रिकमेंड करता है कि 2 बार जरूरी है अल्ट्रासाउंड कराना, नहीं तो नहीं। तब ओव्यूलेशन कब हो रहा है? 14 डेज। तो इसमें कितना ऐड करेंगे तो HCG की टेस्ट हो जाएगा 8वां से 9वां वीक, 8वां से 9वां वीक। 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22। कितना होगा? 22, ठीक है, 22 होगा। उसके बाद यूरिन टेस्ट है, जिस दिन पीरियड है ना उसमें 28 ऐड करना होता है। कितना? 28। तो मान लो किसी महिला का प्रेग्नेंट हुई है कब? मान लो कि 5 जून के, ठीक है, चाहे 5 अप्रैल, 5 अप्रैल के हुआ, ठीक है। तो 5 अप्रैल के हुआ तो हम HCG कब टेस्ट करेंगे? 27 अप्रैल को नहीं। ओव्यूलेशन जो 14 है, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 19। अब 19 में जोड़ेंगे, कब हुआ था? 6 अगस्त को, ठीक है। तो मान लो हमको HCG टेस्ट निकालना है, तो HCG टेस्ट करने का तरीका कैसे? ओव्यूलेशन यानी कि 14, ठीक है, 14 दिन, 14वां दिन। तो इसमें से 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 20। अब यहां से ओव्यूलेशन से जोड़ेंगे कितना? 9, कितना होगा? 28 होगा। 8 या 9 इतना है सबके? तोर शशिकांत रसीद हम कटवा देंगे तुर कहियो। लाइन कट गया था बस, अभी कहने आ गया था। सब गलती शशिकांत के। हाँ देख रहा है ना। कितना आया सबके? 28, 29 कच्ची आया है। HCG टेस्ट। अब है UPT टेस्ट। तभी कब टेस्ट करेंगे? जिस दिन हुआ है उससे कितना दिन? 6 अगस्त में, ठीक है, 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 8 और 6, 14, 34 हुआ, ठीक है, 34 हुआ। तो यहाँ पर 34 में से 30 दिन का होता है तो 4 निकाल लेंगे। तो 4 निकाल के किस में ऐड करेंगे? इनमें। तो कितना हुआ? 10। नहीं समझा? देखो फिर से समझो, आई में घबरा गया, जो समझ गया बना देगा। देखो 6 अगस्त के हैं
ठीक है, तो हम इसमें कितना ऐड कर रहे हैं 28। चलो 28 और 6 कितना होता है 34। तो महीना कितना के होता है 30 दिन। तो 30 इसमें कितना बेसी है 4 दिन बेसी है। 30 का नॉर्मली मान के लेके चलो 30। मेसो में पैसा नहीं 30 के जोड़ के देते हैं 31 नहीं। तो यहाँ से 4 निकालो तो 4 ही कहाँ ऐड होगा 6 में। तो 6 में 4 ऐड होगा तो कितना होगा 10। 10 सितंबर हो गया। आया था 10 सितंबर सबके। एक बार आओ। चलो मान लो 6 अगस्त ना मान के हम 6 सितंबर मानेंगे। चलो 6 सितंबर ना मान के हम 10 सितंबर मान सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मान लो 2 सितंबर। ठीक है, मान लो 2 सितंबर। HCG और UPT यही दो नाम निकालना है। तो HCG में कच्ची ऐड हो रहा था 8 या 9 दिन, इसमें 8 या 9 दिन, इसमें 28 दिन। तो 2 सितंबर है तो मान लो 2 सितंबर है तो ओव्यूलेशन 14 है। ठीक है, तो 14 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 16। 16 में 8 ऐड करेंगे कितना होगा 24 या 25 कच्ची सितंबर। ये आएगा किसका टेस्ट HCG का, जो ब्लड निकाल के उसको सीरम निकाल के और टेस्ट हो जाएगा, सीरम से टेस्ट होता है। अब निकालेंगे UPT यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। तो मान लो कि 2 सितंबर के हैं तो इसमें कितना ऐड करना है अभी तो नहीं भूला जा रहा है। कितना ऐड करना है 28। 28 ऐड करेंगे तो कितना होगा 30 हो गया। ये नॉर्मल था। एक में बढ़ा के दे देते तो घबरा जाता है। मान लो इसको हम 10 कर देंगे। चलो 10 कर दिए तो कितना होगा 28 में से 10 जोड़ेंगे 28 में से 10 जोड़ेंगे 38। इसमें कितना बेसी है 8 बेसी है। तो ठीक है 8 आके में ऐड करो कितना हुआ 18 अक्टूबर हो गया। अभी नहीं समझा। नहीं समझ रहा था। मान लो तुम ट्रेन का टिकट 2 तारीख के किया तो 2 तारीख के ना जाएगा तो 5 तारीख के जाएगा। तो हम 2 हो रहा है कितना दिन का हमारे हिसाब। सुनो मोबाइल लगता है खराब है हमरो वही लग रहा है। 1 महीना हुआ है ले ला मोबाइल। नहीं किम जम रहता तो ठीक कर देता है। चलो प्रेगनेंसी कितना दिन का होता है टोटल 280। टोटल 280 कच्ची डेज। उसके बाद मान लो हम इसको वीक में काउंट करेंगे तो कितना 40 वीक। यही 40 वीक है जो 3 ट्रिमेस्टर में जाके बटा है। कौन कौन फर्स्ट ट्रिमेस्टर सेकेंड और यही 3 ट्रिमेस्टर में जाके बटा है। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर कितना से 1 से 12 फर्स्ट, सेकेंड 13 से 26। अब थर्ड ट्रिमेस्टर 27 से बर्थ तक
थर्ड। इसी में होता है टर्म, प्री टर्म, ग्रेविडा, इसी में आता है। जैसे ग्रेविडा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी का डिनोट करता है कि महिला कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। कोई अति नहीं है कि एबॉर्शन हुआ है चाहे मिसकैरेज हुआ है, कोई मतलब नहीं है। ग्रेविडा का मतलब होता है कि महिला कितनी बार प्रेग्नेंट है, जिसको गठपाल के नाम से जानते हैं। इसका भी एक सूत्र है, इसका भी क्वेश्चन बनता है, गठपाल, GTPAL, गठपाल। हाँ, अब समझेगा गठपाल किसको कहते हैं, इसमें भी निकालना है, अगला बात समझाते हैं। हाँ, इसमें भी निकालना है कि एक महिला अपने जीवन काल में 2 बार प्रेग्नेंट हुई, एक बच्चा मर गया, दूसरा बच्चा। यहाँ देखो, यहाँ टोटल प्रेगनेंसी कितना दिन के था, 280 दिन। टोटल वीक में 40 दिन। फर्स्ट ट्रिमेस्टर 1 से लेके 12 तक, सेकेंड ट्रिमेस्टर 13 से लेके 26 तक, और थर्ड 27 से लेके जब तक जन्म ना हो जाए तब तक, बर्थ तक। उसके बाद है जो इसका था, ये वाला ट्रिमेस्टर था, ट्रिमेस्टर लाना ऊपर करो, जो मेरा लिखा हुआ है देख लो। हाँ, कुछ टर्म है, एक बार देख लो, कुछ टर्म है जो मेन है। पहला है इकोजेनिसिटी, इसका मतलब होता है डायबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन वाइटमिन। मान लो कि अल्ट्रासाउंड का वेव, ठीक है, जो ट्रांसड्यूसर होता है उसमें क्या लगा हुआ था, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, और किस पे वर्क कर रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करता है। साउंड यानी कि वेव में भी कर, वही वेव है ना जो प्रथम विश्व युद्ध में पनडुब्बी के खोजने के लिए उपयोग हो रहा था, जिसका नाम सोनार पड़ा था, समझ रहा है ना। तब जब अल्ट्रासाउंड का वेव किस पे जाएगा, ऑर्गन विच प्रोड्यूसर, जब अल्ट्रासाउंड का वेव हार्ड मटेरियल पर टकराएगा तो इमेज कैसा देगा, व्हाइट इमेज देगा। तो उसी को अल्ट्रासाउंड के टर्म में हम कहते हैं इकोजेनिसिटी। क्या कहते हैं, इकोजेनिसिटी। कब कर रहे हैं, जब हार्ड मटेरियल पर टकरा रहा है। तो हार्ड मटेरियल हमारे बॉडी में कौन कौन सा है, पहला बात बोन्स है ना, बोन्स पर टकराएगा तो कैसा इमेज देगा, मान लो किडनी में स्टोन हो गया तो इमेज कैसा देगा, व्हाइट इमेज देगा। मान लो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो कैसा देगा, मान लो टॉन्सिल है, टॉन्सिल्स में स्टोन हो गया तो इमेज व्हाइट इमेज देगा। क्यों, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल है। तो उसको अल्ट्रासाउंड के टर्म में क्या कहेंगे, इकोजेनिसिटी। उसके बाद है एनीकोइक, व्हेन वेव पास फ्रॉम फ्लूइड, जब अल्ट्रासाउंड का वेव फ्लूइड मटेरियल में जाएगा। जो अल्ट्रासाउंड का वेव है फ्लूइड मटेरियल में टकराएगा, जाके टकराने के बाद उसमें क्या होता है कि दे कंप्लीटली पेनिट्रेट थ्रू एंड नो वेव। जब मान लो क्या चीज है, यूरिनरी ब्लैडर। जब मान लो अल्ट्रासाउंड का वेव सीधा जाके यूरिनरी ब्लैडर में टकराया तो ये कैसा एरिया है, यहाँ फ्लूइड एरिया है। तो फ्लूइड एरिया में जाएगा तो क्या अल्ट्रासाउंड का वेव लौट पाएगा, नहीं ना होगा। हार्ड मटेरियल पर जा रहा था तब ना, इस पे जाके टकरा रहा था तब ना लौट रहा था, ऐसे गया ऐसे लौट गया। क्यों, क्योंकि हार्ड था। अब यहाँ फ्लूइड है तो ये टकरा के लौटेगा, ये जाके एकरे में भूला जाएगा तो कैसा इमेज देगा, ब्लैक इमेज देगा। जाहिर सी बात है कि ब्लैक दे देगा। तब उसको हम अल्ट्रासाउंड के भाग में क्या कर रहे थे, एनीकोइक। उसके बाद है हाइपोइकोइक, व्हेन वेव पास फ्रॉम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। तो बॉडी में सॉफ्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन, लीवर हो गया, पहला बात लीवर। क्यों, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो जब अल्ट्रासाउंड का वेव सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पर टकराएगा तो कैसा इमेज देगा,
लाइटर इमेज देगा। तो जब मान लो लाइटर इमेज देगा, लाइटर इमेज यानी कि कुछ तो ब्लैक देगा, कुछ व्हाइट देगा, यही ना इमेज देगा। तो जब अल्ट्रासाउंड का वेव किसमें टकरा रहा है? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट में। दिस पेनिट्रेट एंड सम कोलाइड्स व्हिच कम बैक। अल्ट्रासाउंड मशीन में क्या हो रहा है? प्रोड्यूस कैसा कर रहा है? कुछ हाफ और कुछ ब्लैक, कुछ हाफ और कुछ ब्लैक। तो अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे तो मान लो ऐसे लीवर है, पोर्टल वेन है, हिपेटिक वेन है, अल्ट्रा लीवर है मान लो। अल्ट्रासाउंड में देखेगा तो लीवर तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे पहचानने का तरीका ऐसा ही लीवर दिखाई देगा ऐसे। नीचे वाला लेयर क्या रहेगा? लाइटर रहेगा, लाइटर रहेगा नीचे वाला, तो पहचान जाएगा। यहाँ पर पोर्टल वेन, हिपेटिक वेन सब कुछ रहेगा लीवर में। क्यों? क्योंकि लीवर में दो गो ब्लड सर्कुलेशन होता है, दोहरी संरचना, दोहरी ब्लड सर्कुलेशन। पोर्टल वेन और हिपेटिक वेन दो गो वेन इसमें काम करता है ब्लड सर्कुलेशन का। तो ये दोनों देखेगा, दोनों मिलेगा तब हम अल्ट्रासाउंड के इमेज देंगे, समझ रहा ना? जब अल्ट्रासाउंड की अथी बनाएगा होल एब्डोमेन वाला, तो एक में तुमको देना होगा अल्ट्रासाउंड का जो नॉर्मल इमेज है वो, जिसमें पोर्टल वेन और हिपेटिक वेन दिखे, और एक में देना होगा कि लोब जो यहाँ देखेगा ना अल्ट्रासाउंड यहाँ पर लाएगा, जैसे ही प्रोब ला के सीधा इधर झुकाएगा ई पट्टी, तो तुमको लोब दिख जाएगा लीवर का। एल लेफ्ट लीवर लोब एक में देना होगा तुमको पोर्टल वेन और हिपेटिक वेन, और एक में क्या देना होगा? लोब। जब भी इमेज अल्ट्रासाउंड का इमेज देखना जाके तो उसमें दो गो लीवर का इमेज दिया होगा, एगो नहीं दो गो। एगो में दिया होगा नॉर्मल और एगो में लीवर का जो लोब होता है वो दिया होगा। तो जब लीवर पर टकराएगा तो कैसा इमेज देगा? कुछ ब्लैक का कुछ। क्यों ब्लैक? ब्लैक इसलिए क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना। दो गो पोर्टल वेन और हिपेटिक वेन दो गो था। हाइपर इकोइक या इकोजेनिक, हाइपर या इकोजेनिक। हाइपर है माने होता है एकदम किसी चीज का लेवल बढ़ा हुआ, हाइपर में नहीं होता किसी चीज का, एगो हाइपो होता है एगो हाइपर होता है। हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है बीपी घटा हुआ है, हाइपोटेंशन हाइपर टेंशन, यही दो गुना होता है। तो मान लो कि वेन वेव पास फ्रॉम कहाँ? हार्ड मटेरियल। कहाँ टकरा रहा है? हार्ड मटेरियल। तो जाहिर सी बात है कि हार्ड मटेरियल पर टकराएगा तो कैसा इमेज देगा? व्हाइट में। अब क्या होगा उसमें? अल्ट्रासाउंड का वेव कैनॉट पेनिट्रेट कोलाइड वेन come back the ultrasound machine and produces white image which is called hyperechoic। जैसे लीवर है, ठीक है, मान लो कि लीवर है, तो लीवर में इमेज कैसा देगा? हाइपरिकोइक, क्योंकि उसमें कुछ चमकीला भी देगा, कुछ व्हाइट और ब्लैक, यही ना देगा लीवर का इमेज में। किडनी का में भी ऐसी देगा, एस्पिरिन में भी ऐसी देगा, गॉल ब्लैडर में ऐसी देगा ना। तो मान लो कि कुछ व्हाइट और कुछ ब्लैक, तो इमेज कैसा हो गया? हाइपर, या फिर इसके ऊपर क्या था? इकोजेनिक। इकोजेनिक, एनिकोइक। एनिकोइक मतलब अरे हार्ड मटेरियल पर टकराने के बाद इमेज कैसा दे रहा है? व्हाइट दे रहा है, तो उसी को तो अल्ट्रासाउंड में एनिकोइक कह रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ाओ। देख लो, छोटा सा टर्म में समझा दिया गया है। एनिकोइक कैसा? ब्लैक, जिसमें ब्लैडर, सिस्ट और कुछ कैविटीज देगा। हाइपर इकोइक कैसा? व्हाइट, बोन का आउटलाइन, स्टोन और बोन का आउटलाइन में हाइपर इकोइक। हाइपोइकोइक ग्रे, यानी कि ग्रे में लीवर आ गया, लीवर है ना, है जिसका बट ए रिलेटिव टर्म। कैसा है? रिलेटिव टर्म है, सब कुछ रिलेटिव टर्म है।
किसका? अल्ट्रासाउंड का। समझ में आया? वही है, थोड़ा सा करना। चलो देखो, एनिकोइक मतलब नो इको, यानी कि टकराने के बाद उधर से रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, कोई साउंड। इको माने क्या होता है? साउंड नहीं, साउंड होता है। जैसे नहीं कहता है कि थोड़ा इको बढ़ा दो, साउंड में ना होता है थोड़ा इको बढ़ा दो, डीजे वाले बाबू थोड़ा इको बढ़ा दो, बेस बढ़ा दो, जिसमें क्या है एनिकोइक में इको, यानी कि लौटेगा ही नहीं। जो साउंड काती है क्या होगा? लौटेगा ही नहीं। तो इमेज कैसा देगा? ब्लैक। और हाइपर इकोइक यानी हाईली इकोइक, हाइपर यानी कि इतना लौटेगा कि पूरा एकदम व्हाइट कर देगा। उसके बाद है हाइपोइकोइक, समवेयर बिटवीन ग्रे, कुछ लौटेगा कुछ नहीं, वो लौटेगा। लाइटर और ब्लैक दोनों इमेज देगा। अब है इनिंग, और ऊपर करो। चलो ये देखो, हम लोग यही देखना था आज फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हम क्या क्या देखेंगे। जब सोचने वाली बात है, जब एनआईसी जो कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट वाला, WHO वाला, कि 2 बार करवाना चाहिए, तो हमको फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या क्या देखना है भाई? कि हम पहला ट्रिमेस्टर करवा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो उसको में हमको देखना है कि बच्चा जिंदा है कि डेथ है। यही ना देखेंगे, पहला बार तो यही देखेंगे कि बच्चा डेथ है कि मरा हुआ है, चाहे कुछ भी है। एबॉर्शन मिस्ड है, यही ना हम देखेंगे। मिसकैरेज का संभावना तो नहीं ना है। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, स्पर्म और ओवम मिला, उसके बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम में तो फर्टिलाइजेशन ना होगा। उसके बाद क्या बना? जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या हुआ? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के बाद क्लीवेज होता है, तब उसके बाद मेरुला वेस्टुला सेल का डिवाइड 16 सेल 18 सेल ऐसे करके होता है ना। तब एम्ब्रियो पहला देखेंगे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, उसमें एम्ब्रियो का विकास होगा, एकदम ऐसा ही दिखेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एकदम ऐसा ही दिखेगा। उसके बाद है गेस्टेशनल सेक, इसी को कहते हैं जी सेक, उसमें कुछ दिखे ऐसे दिखेगा, और इसी पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। यही हो गया एम्ब्रियो, और में दिखे तो गेस्टेशनल सेक। अब इसी में देखेंगे फीटल पोल भी मिल जाएगा तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं। उसके बाद है योग सेक, उसके बाद है CRL यानी कि क्राउन रम्प लेंथ, जिसका मतलब होता है कि मेजरिंग द लेंथ ऑफ फीटस। जो बच्चा है मान लो उसका विकास हो गया है, चलो इसका मान लो इसका विकास हो गया मान लो, तो जब हम कि बच्चा के सर है, ठीक है, बच्चा के सर से लेके टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, यहां से लेके यहां तक मेजर करेंगे। जैसे ही मेजर करेगा तो गेस्टेशनल एज का पता चल जाएगा कि बच्चा कितना वीक का है। जैसे ही इसका सर से लेके पांव तक टॉप टू बॉटम जैसे ही मेजर करेगा ना, तो उसका बच्चा का गेस्टेशनल एज निकल जाएगा कि कितना वीक का है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है मेजरिंग द लेंथ ऑफ फीटस फ्रॉम क्राउन टॉप, यानी कि टॉप मतलब हेड, हेड से लेके रंप यानी कि बॉटम, यानी कि रंप नीचे तक, यह तक ना, टॉप टू बॉटम। जैसे ही मेजर करेगा क्या निकलेगा? गेस्टेशनल एज। CRL मेजर करेंगे तो क्या निकलेगा? गेस्टेशनल एज। अब देखो CRL मेजर तब करेंगे, कब? जब 14 वीक से कम हो। क्यों? 14 वीक के बाद बच्चे का हेड जो है पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है, उसी को कहते हैं BPT, बाई पेरेंटल डायमीटर। समझ रहा है ना? उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका हार्ट रेट। यदि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बच्चा के हार्ट रेट नहीं दिखेगा तब क्या होगा? मिसकैरेज का संभावना है कि बच्चा नॉट लाइव, यही ना कहेंगे कि बच्चा के हार्ट बीट हमको दिखिए नहीं रहा है। जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चा के हार्ट बीट दिखना ही दिखना है। सबसे पहले बच्चा की क्या बनता है? हार्ट बीट ही बनता है ना।
तो हार्ट बीट हमको मिलवे नहीं करेगा फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, तो क्या होगा, मिसकैरेज हो गया, बच्चा डेथ हो गया है। इसीलिए जो होता है एनआईसी रिकमेंड करता है कि आप फर्स्ट ट्रिमेस्टर में जाके एक बार चेक करा लीजिए बच्चा जिंदा है कि नहीं। जिंदा है तो कोई बात नहीं, मान लो कि बच्चा पेट में डेथ हो गया और उसको पेट में रखने से क्या होगा, माँ को भी नुकसान होगा और बच्चा का भी जो यूट्रस है उसका भी नुकसान होगा। बाद में मान लो हो सके कि बाद में बच्चा ओवरी में रहे नहीं, एक बार हो गया फिर बाद ओवरी खराब हो गया, नहीं होता है, वो भी जा सकता है। तो इसलिए कहता है कि एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो। इसीलिए अल्ट्रासाउंड का आज इतना मांग बढ़ते जा रहा है। सबसे ज्यादा मांग इसका हो रहा है, सबसे ज्यादा। एक को चोट भी लगेगा ना तो सीधे कहेगा कि जाओ एक्सरे करा के आओ, पेट दर्द दे रहा है, ठीक है दे ना अल्ट्रासाउंड करा के आइए। कुछ हो रहा है तो इसका मांग एकदम धीरे धीरे इतना बढ़ रहा है कि तुम सोच नहीं सकता है। आने वाला समय में ना अल्ट्रासाउंड टॉप लेवल पर चल जाएगा। रेडियोलॉजी कोर्स है, आने वाला समय में टॉप लेवल पर चल जाएगा। भले वो अलग बात है कि अभी एनेस्थीसिया का जो है, एनेस्थीसिया का ग्रेड हम लोग से ऊपर है। मान लो एनेस्थीसिया 6ठा ग्रेड पर है तो हम लोग 7वां ग्रेड पर है, माने उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, हम लोग को थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा स्कोप किसी में देखा जाए तो रेडियोलॉजी में है। तुम लोग चीर-फाड़ नहीं करेगा, बस तुम बेहोश करेगा, देखिएगा। उसके बाद है द एमनियन, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। चलो देखो, उसके बाद है हार्ट रेट के बाद हम देखेंगे एमनियन, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। वही एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा घूमते रहता है, अगर ये नहीं रहेगा तो बच्चा मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो इसका भी हम लेवल किसमें चेक करेंगे, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। उसके बाद है कॉर्पस ल्यूटियम, इसका भी देखेंगे। क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा से पहले कौन बच्चा को भोजन दे रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका जांच नहीं करेंगे, करेंगे ना। क्यों, अगर ये सब नहीं मिलेगा तो हाल ही में उस दिन केस डिस्कशन कराए थे गैस्ट्रियो हिपेटिक प्रेगनेंसी, जो कहाँ था, लिवर के जो इंडोमेट्रियम वाल होता है वहां पर क्या था, बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा था। हाँ, हाल ही में केस पढ़ाए हैं हम, सब देखा था, तो छोड़ दिया। और उसके बाद है डेसिडुअल रिएक्शन, उसके बाद है मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब हम इसी में देखेंगे कि जो यूट्रस है उसमें एक बच्चा है कि दो बच्चा, एक बच्चा है कि दो बच्चा। इसी में ट्विंस है कि एक गो है कि तीन गो है कि चार गो है कि पांच गो है, ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर में तुमको पता चल जाएगा। दो गो हमको जिससे, मान लो हमको दो गो सेक मिलेगा, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो कच्ची कहेंगे एगो बच्चा कहेंगे नहीं ना, दो गो कहेंगे ना। दो गो सेक मिला तो दो गो, तीन मिला तो तीन गो, चार मिला तो चार गो, पांच मिला तो पांच गो। तो ये कब होगा, कब आइडेंटिफाई होगा, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल नंबर, उसी को कहते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। देख सकते हैं कि बच्चा एगो के दूगो, तो डिटरमाइन करेंगे ना कि बच्चा एगो के दूगो। उसके बाद है कैलकुलेट ऑफ गेस्टेशनल एज। तो गेस्टेशनल एज हम कैसे निकाल रहे थे, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हम क्या मेजर कर रहे थे, सीआरएल। जैसे ही सीआरएल मेजर हो रहा था तो क्या आ रहा था, गेस्टेशनल एज खुला गया। जैसे सीआरएल मेजर हुआ तो गेस्टेशनल एज निकल रहा था। सीआरएल कैसे मेजर होता, टॉप टू बॉटम, हेड से लेके रंप तक, यही ना हो रहा था। जिससे जैसे ही मेजर हो रहा था तो गेस्टेशनल एज आ जा रहा था। तो कौची कौची हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर में देखे हैं, पहला फीटल हार्ट रेट मानो, उसके बाद पहला फीटल हार्ट रेट, दूसरा गेस्टेशनल सैक, तीसरा योग सैक, तीसरा इम्ब्रियो, मान लो चौथा इम्ब्रियो, पांचवा कॉर्पस ल्यूटियम, छठा डेसिडुअल रिएक्शन,
सातवां एमनियोटिक फ्लूइड, फिर आठवां मल्टीपल प्रेगनेंसी, फिर उसी को कहते हैं डिटरमाइन द नंबर, फीटल नंबर। इतना मानी देख रहे हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर में। डेसिडुअल रिएक्शन अब ये बता देते हैं। मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन और निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन और निषेचन होने के बाद क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? जाइगोट, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो। तो जब इम्ब्रियो यहाँ इम्प्लांटेशन हो जाएगा, यूट्रस में होगा ना, ओवरी में, तो जब ओवरी में इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो वही इंडोमेट्रियम का वाल होता है, उसको क्या करता है कि चारों तरफ से कवर करता है। तो कवर, उसी को कवर के पूरे प्रक्रिया को हम डेसिडुअल रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि दोहरी झिल्ली बना, डेसिडुअल रिएक्शन हो रहा है। तो क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद इम्ब्रियो बना। तो वही इम्ब्रियो कहाँ जा रहा था? जो मेरुलार बस्टुला बन के बाद जा रहा था ना 16 सेल, तो कहाँ जा रहा था? यूट्रस में जा रहा था। तो जब यूट्रस में चला जाएगा तो इंडोमेट्रियम जो वाल है उसको अपने आप घेरा बना देगा। उसके बाद उसी को प्रोसेस को हम कहते हैं डेसिडुअल रिएक्शन। तब ना हम फर्स्ट सेमेस्टर में देख रहे थे कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, नहीं देख रहे थे, जिसको कहते हैं गांव देहात में पानी है कि नहीं। गांव देहात नहीं कहते पानी है कि नहीं, नहीं कहता कि पानी कम हो से बच्चा मर गया। यदि पानी कम हुआ तो बच्चा गंदगी पी लिया, उसके बाद मर गया। यह केस आता है, देखना आएगा तो देखते रहना, बहुते तो नहीं अभी सीखेगा। फर्स्ट सेमेस्टर समझ में आ गया कि हम कच्ची कच्ची देखेंगे, भुलाएगा नहीं ना। पहला फीटल हार्ट रेट, दूसरा, अरे पहला फीटल हार्ट रेट, दूसरा जेस्टेशनल सैक, तीसरा इम्ब्रियो, चौथा CRL मेजर करेंगे, उसके बाद लोग सेक, उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी डिटरमाइन द फीटल नंबर। हो गया? इतना याद रखो ना, काफी है। और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेजर करना नहीं बोले। कॉर्पस ल्यूटियम जो प्लेसेंटा से पहले बच्चे को क्या करता है? भोजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मदद करता है, सुरक्षा करता है, सब कुछ करता है। चलो उसके बाद क्या है? इसी में एक छोटा सा टॉपिक है एंटी स्किन। फर्स्ट सेमेस्टर में जो 12 वीक का बच्चा हो जाता है, 12 वीक 13 वीक का, तब हम मेजर करते हैं क्या? एंटी स्किन। एंटी स्किन से क्या होता है कि पता चल जाता है कि बच्चे का कोई जीनेटिकल बीमारी तो नहीं है। हाँ, यही एंटी स्किन है, एनामोली स्कैन जिसको कहते हैं। जब हम मेजर करेंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चे का कोई जीनेटिकल बीमारी है कि। और वो अलग बात है कि एगो अलग है एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के और टेस्ट होता है, जिसको हम एमिनोसिंथेसिस कहते हैं, नहीं कहते हैं। जब एंटी स्किन का लेवल बढ़ा रहेगा ना, तो मान बच्चे, जो बच्चा का सर है, कभी बच्चा का एक पार्ट गायब रहेगा, तो किसी बच्चा का ब्रेन का विकास नहीं होगा, तो किसी का पैर का विकास नहीं होगा, किसी का हाथ का विकास नहीं होगा। तो ये जब एंटी स्किन मेजर करेगा, इसको पूरा नाम है न्यूकल ट्रांसफुलेशन, एंटी स्किन का। तो एंटी स्किन हम कब मेजर करते हैं? अराउंड 12 वीक टू 13 वीक। स्पेशलाइज्ड अल्ट्रासाउंड नोन एज न्यूकल ट्रांसफुलेशन स्किन।
by performed to access the thickness of fluid back to the baby। क्या देखो यहाँ पर लिखा हुआ है access the thickness of the fluid at the back of the baby neck। जो बेबी का बच्चा है उसका बैक कहाँ, ई गर्दन, गर्दन के पास मेजर होगा एंटी स्किन। जैसे ही मेजर करेगा तो ये फ्लूइड होता है, ठीक है। अगर ये मेजर करेगा, मान लो किसी बच्चा का नेजल बोन ही नहीं मिल रहा है, तो आखिर हुआ कैसे भाई कि नेजल बोन नहीं मिल रहा है? तो यही एंटी जो स्किन है इसी का फ्लूइड का लेवल क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। कोई भी डिफेक्ट होगा तो फ्लूइड का लेवल बढ़ा रहता है। कहीं कहीं जाएगा अल्ट्रासाउंड में तो नहीं करता है एंटी स्किन, बस मेजर किया, देखा बच्चा के हार्ट बीट देखा, ये सब देखा, कहे कि ठीक है सब बच्चा ठीक है, यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। मेन एंटी स्किन होता है। जिस अल्ट्रासाउंड में एंटी स्किन अगर मेजर कर दिया तो समझो कि वो बढ़िया है, और नहीं तो नहीं। क्या कि देखना तो सब कोई देख लेगा, फिटल हार्ट बाद में नहीं पता चलता है किसे बेबी का क्या है ना, किसे एगो आंखें नहीं विकास हुआ है, एगो पैरे नहीं विकास हुआ है, एगो हाथे नहीं विकास हुआ है। अरे तो भाई तुम पहले ही उसको एंटी स्किन मेजर कर देता तो पता नहीं चल जाता कि जेनेटिकल डिसऑर्डर है या जेनेटिकल बीमारी है या कोई चीज है, इसको मेजर नहीं करता है अपनी, यहीं पर गड़बड़ी कर देता है सब। तो इसलिए अगर तुम लोग करना चाहे कभी करवाना किसी को, तब एंटी स्किन जरूर मेजर करवाना, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है, जेनेटिकल डिसऑर्डर। समझ रहे हैं ना? कब मेजर होता है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में 12 वीक या 13 वीक में। जो ये बच्चे का यहाँ है ना गर्दन बैक, यहीं पर फ्लूइड होता है, यहीं पे मेजर होता है। हाँ फ्लूइड होता है यहाँ क्या, है ना। अच्छा मान लो खुदा न करे भगवान न करे कैसा हो, किसी बच्चे का जो गर्भ में पल रहा है उसको जेनेटिकल डिसऑर्डर, मान लो उसका आंख ही नहीं है, ठीक है। तो जब उसको आंख नहीं है तो पता चल जाएगा हमको कि आंख नहीं है, तो उस बच्चे को जन्म देना धरती पर लाना सही है कि गलत है ना? क्योंकि पहले विकास नहीं था, चलो नहीं विकास था तो हमको नहीं पता चलता था। जिसका आंख नहीं है उससे जाके एक बार पूछो कि क्या परेशानी होता है, कुछ भी नहीं होगा। मान लो किसी का एक हाथे नहीं है, ठीक है, तो बार बार चारों तरफ जाएगा, उसको अपाहिज कह के चिढ़काएगा तो उसको कैसा होगा? वो कहेगा कि जब हमारा माई बाप सब कुछ पते हल तो काहे ला हमारा धरती पर ले ले हल, पहले ही बता देते हल कि हमारा दिक्कत है। नहीं होता है, सब कोई लड़का साहसी थोड़ी होता है, सब कोई IAS और IPS थोड़ी निकाल लेगा। उसके बाद है द टाइमिंग ऑफ द स्किन, द टाइमिंग ऑफ द फर्स्ट ट्रिमेस्टर डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट ऑफ गेस्टेशनल पीरियड। अब जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का क्या है, गेस्टेशनल पीरियड कितना हुआ है। जब होगा तो बताइए देगा, आधा से बेसी बता नहीं देता है कि हाँ हम इतना तारीख को हमको पीरियड आया था, इतना तारीख को अगला महीना में आना चाहिए, नहीं आया, बताएगा कि नहीं? अब भले 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीत गया तो किसी को याद नहीं रहता है, जिसको LMP कहते हैं, LMP। हाँ जिस नहीं समझा, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। नाम तो जानिए रहा था सब, लेकिन ये नहीं जान रहा था कि लास्ट LMP क्या होता है। LMP माने होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि उसको कब से स्टार्ट हुआ। नहीं बताया कि मान लो 6 तारीख से आया, ठीक है, तो बता नहीं देगा कि 6 तारीख से स्टार्ट हुआ, तो 6 तारीख से स्टार्ट हुआ तो हम नहीं समझ जाएंगे कि 6 को स्टार्ट हुआ, तो मान लो कि 14 ऐड करेंगे, 14 और 6 कितना 20 हो गया, 20 तारीख को उसको ओव्यूलेशन हुआ होगा, और कब हम टेस्ट करना है और कब नहीं, यहीं से तो निकालता है डॉक्टर। हम नहीं सोचते कि पता नहीं कैसे गेस्टेशनल एज निकाल दे, हमारा समझे में नहीं आया।
निकालने का यही है LMP। वो तुरंत बता देगा कि हमको ये तारीख आया था, अगला महीना में नहीं आया, अब इतना दिन हुआ है। तो तू कैलकुलेट नहीं कर लेगा, निकाल देगा गेस्टेशनल एज। बताए चलो, मान लो उसका LMP कब आया, मान लो 8 अगस्त के आएगा, 8 अगस्त। LMP उसको कब आया, 8 अगस्त को, 8 अगस्त को आया। तब मान लो 18 सितंबर के उसको कितना दिन हो जाएगा, सितंबर के। 8 अगस्त के LMP आया और 18 सितंबर के कितना दिन हो जाएगा, 1 महीना 10 दिन। 1 महीना 10 दिन में कितना वीक, 1 महीना में कै वीक, 4 वीक। तो कितना वीक हो गया, मतलब 5 वीक हो गया। तो कैलकुलेट नहीं कर लिया, हमारा 6 वीक हुआ। चलो तो कैलकुलेट नहीं, तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर है ना, ऐसा ही निकलता है। तुमको कोई भार ये नहीं है, बस खाली इतना याद रखना उसका LMP कब है। जैसा ही LMP पता चल जाएगा तो तू सब कुछ कैलकुलेशन कर लेगा, अपने आप निकाल देगा उसका सारा कुछ, जितना चिट्ठा है पूरा निकाल देगा। देखो कह दिया है कि 1 गुड फर्स्ट ट्रिमेस्टर स्केल वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्केल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा था, बच्चे का हार्ट बीट, बच्चा जिंदा है कि डेथ है, फिटल जिंदा है कि डेथ है। उसके बाद हमको एम्नियोटिक फ्लूइड दिख रहे थे, गेस्टेशनल एज का पता चल जा रहा था, और तो और एंटी स्कैन का भी पता चल जा रहा था, नहीं हो जा रहा था। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जिसमें क्या होता है गेस्टेशनल एज एंड उसका वायबिलिटी, और उसके कुछ बीमारी हो चाहे कुछ भी हो तो किसमें पता चल जा रहा था, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही। उसके बाद है द गेस्टेशनल सेक कैन बी सीन ऑन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, इसी को कहते हैं TVS, ट्रांसवेजाइनल सेक्टर। मान लो कि किसी कारणवश से किसी महिला को रेप हो गया, ठीक है, रेप हो गया, तो जब रेप हो गया तो क्या वो बच्चा को सरवाइव करना अच्छा बात है, नहीं ना, क्योंकि उसका पिताजी का कुछ पता नहीं है, तो बच्चा रख के क्या करे। तो उस तब सरकार क्या किया कि जो TVS होता है, पहले तो 2 फिंगर टेस्ट होता था, लेकिन सरकार इसको धीरे धीरे बैन कर दिया। तो अब क्या किया कि कहा कि इसे ठीक है पता चल जाएगा, TVS का विकसित कर देते हैं। तो ट्रांसवेजाइनल जो सेक्टर होता है सीधा एक छड़ी जैसा होता है, उस पर क्या करता है कि कोंडम लगा के सीधा वेजाइना के माध्यम से अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कहाँ, सीधा लेके जाएगा यूट्रस के पास, सीधा है। अब जो भी, हाँ नहीं फीमेल कोंडम नहीं, नॉर्मल कोंडम जो है उसको लगा के सीधा वेजाइना में इंजेक्ट करेगा। तो उससे ईयरली प्रेगनेंसी, यानी कि देखो कब 4.5 वीक, 1 हफ्ता का हुआ होगा ना, 1 हफ्ता के, तभी पता चल जाएगा कि बच्चा है कि नहीं, प्रेग्नेंट है कि नहीं। क्या क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। जब सदर में जाएगा ना तो MLC करके वो केस आता है, समझा। तो MLC केस में बहुत कुछ होता है। एक्सरे तो इतना होगा ना कि अगर तुम्हें MLC का जो केस है उसका एक्सरे सीख जाएगा ना तो तुम अधिक आधा से बेसी सीख जाएगा, MLC जिसको कहते हैं। तो कब पता चल जाएगा TVS होगा तो 4.5 वीक, यानी कि कै दिन, मान लो 1 महीना है, 1 महीना है ना, तब वो पता चल जाएगा, 1 महीना से पहले ही। ऐसे 6 वीक के बाद हार्ट बीट बन रहा था ना, 6 वीक के बाद है ना हार्ट बीट बन रहा था, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में 6 वीक, तो उससे पहले भी पता चल जाएगा, किससे, TVS से।
आफ्टर 6 वीक अलाउ ऑल पैरामीटर टू एक्सिस्ट, 6 वीक के बाद अलाउ करता है कि उसका सारा कुछ जो जो पैरामीटर है, माने जो कुछ देखना है कब होगा 6 वीक, लेकिन टीवीएस करेगा तो 6 वीक से पहले भी पता चल जाएगा, एक को महीना के है ना तब वो पता चल जाएगा इसमें टीवीएस में है? देखो फीमेल जेनेटिलिया का पता तभी चलता है जब 18 वीक हो जाता है। 18 वीक के बाद देखो 18 वीक के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, वही फीमेल जो मेल होता है, मेल बेबी वही विकसित करता है प्रोजेस्टेरॉन ही। हाँ, वही लेवल अगर ज्यादा रहेगा तो बेबी होगा और नहीं तो गर्ल्स होगा। वो जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल वही वृद्धि करता है फीमेल जेनेटिलिया का, लेकिन वो पता कब चलता है 18 वीक। हाँ, उससे पहले पता नहीं चलेगा कि बेबी बॉय है कि गर्ल है, लेकिन ये पीएनडीटी एक्ट के तहत कानूनन अपराध है, क्योंकि ज्यादातर पता चल जा रहा था तो भ्रूण हत्या का संख्या ज्यादा बढ़ रहा था, नहीं हो रहा था। सरकार कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटी का सुरक्षा कौन देगा? नहीं घटना घटा था, गया तो होमगार्ड बहाली में गई थी, एम्बुलेंस में कर दिया। दुनिया कहाँ जा रहा है? देखो यही सब कुछ करता है एनआईसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस, यही जो है सब कुछ देखता है। एनआईसी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस, एनआईसी हैज रिकमेंड ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, जितना भी प्रेग्नेंट वुमेन है एनआईसी रिकमेंड करता है कि आप 2 बार, कितना 2 बार, अगर गांव देहात के हैं तो 2 बार और नहीं तो 4 बार, कम से कम 2 बार, इसलिए 2 बार में ही पता चल जाता है। तो पहला फर्स्ट ट्रिमेस्टर है, मान लो 11 से 13 वीक, माने फर्स्ट ट्रिमेस्टर में एक बार आप करवा लीजिए कभी भी। अगर फर्स्ट ट्रिमेस्टर में करवा लेता है तो ठीक है, बच्चा का टीटी का इंजेक्शन लग जाएगा तो उसको कोई बीमारी नहीं होगा, क्योंकि टीटी का इंजेक्शन लगवाना अनिवार्य है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, सब कुछ लग जाता है वैक्सीन। हाँ, फर्स्ट ट्रिमेस्टर कितना था, 1 से लेके 12 तक। तो एनआईसी रिकमेंड करता है कि मान लीजिए आप गांव देहात के आदमी है तो एक बार फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो होता है उसमें क्या करिए, एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। और दूसरा कब कहता है, 18 वीक या 20 से लेकर 26, यानी कि थर्ड ट्रिमेस्टर 27 वीक, मान लो 20 में 6 ऐड करेगा 26 हो गया, मान लो 27 हो गया, तो 27 वीक के बाद क्या हो रहा था, 26 वीक के बाद सेकंड ट्रिमेस्टर खत्म हो जा रहा था, तो कब हो थर्ड ट्रिमेस्टर आता। तो जैसे ही थर्ड ट्रिमेस्टर में जाएगा तो क्या पता चलेगा, बच्चे का फीटल प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब उस समय चला जाता है तो बच्चे का मूवमेंट धीरे धीरे सीधा जो हेड है ऊपर ना आके सीधा नीचे आने लगता है, यानी कि सर्विक्स के नजदीक। अगर बच्चे का सर जब थर्ड ट्रिमेस्टर होगा तो उसमें क्या पता चलेगा कि फीटल का प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, ऐसे प्रेजेंटेशन 3 प्रकार के मेनली देखा जाता है, तो 2 प्रकार के, ब्रीच और सिफेलिक। बच्चा उल्टा है, यानी कि बच्चे का सिर डायफ्राम के नजदीक है, तो कैसा प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन। वही बच्चे का जो सर है सीधा नीचे सर्विक्स के पास, यहाँ है, यहाँ नीचा है बच्चा का सर, तो उसको कौन प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो ये कब पता चलेगा, थर्ड ट्रिमेस्टर में, थर्ड ट्रिमेस्टर में पता चलेगा। तो इसलिए एनआईसी रिकमेंड करता है कि आप एक बार फर्स्ट ट्रिमेस्टर और दूसरा बार थर्ड ट्रिमेस्टर आप 2 बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, क्योंकि अगर थर्ड ट्रिमेस्टर में अल्ट्रासाउंड नहीं कराएगा तो बच्चे का फीटल प्रेजेंटेशन पता ही नहीं चलेगा। तो जब हमको फीटल प्रेजेंटेशन पता ही नहीं है तो क्या हमको पता चलेगा कि नॉर्मल डिलीवरी है किसी सेक्शन। तो इसी में क्या होता है कि टाइम ओवरलैप हो जाता है, जो नॉर्मल 40 वीक होना चाहिए क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ के 41 वीक 42 वीक ऐसे हो जाता है कि ना, पता ही नहीं चलता है। और जब होता है तो लास्ट में दर्द उठता है, ठीक है। मान लो कि 40 वीक हो गया, 40 वीक के बाद बच्चा क्या हुआ, ग्रोथ तो बंद हो गया, तो जब बंद हो गया तो 40 वीक के बाद हुआ तो क्या होगा,
कि अचानक से रात में सोते हुआ अचानक से पेट दर्द होता है कि नहीं? पेट दर्द होगा तभी ना डिलीवरी जाके होता है। तो पेट दर्द हुआ, उसको पता ही नहीं है कि हमको ओवरलैप हो गया, टाइम 40 वीक से पार हो गया, तो फिर दिक्कत होगा कि नहीं? उस कंडीशन में, उस कंडीशन में अब हमको दूसरा बात की उसको प्रेजेंटेशन नहीं पता है कि लड़का ब्रीच है कि सिफाइलिक है। अरे तो सिफाइलिक पता रहेगा तब ना, पेट में दर्द है तो उसको जो भी हो कंडीशन हो, पेट को क्या करते हैं प्रेशर देकर उसको नॉर्मल डिलीवरी करा सके। अब बच्चा उल्टा है, सर ऊपरे है, तो नॉर्मल डिलीवरी संभव है? कभी नहीं संभव है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि 3 से 4%, 3 से 4% ही, 3 से 4% ही ब्रीच प्रेजेंटेशन मिलता है। बाकी जो प्रेजेंटेशन है सिफाइलिक प्रेजेंटेशन मिलता है, या फिर ट्रांसवर्स इधर भी रहेगा। मान लो कि 32 वीक के बाद बच्चा घूम के थोड़ा सा इधर आ गया, तो मान लो इधर है तो ट्रांसवर्स है, तो घूमते घूमते 40 वीक के बाद हो सकता है बेबी कहाँ हो, नीचे आ जाए। लेकिन अब एक बार लास्ट में भी कहता है कि लास्ट है ना, तो एक बार आप आओ करवा लीजिए अल्ट्रासाउंड। इसीलिए कहता है गांव देहात के तो 2 बार काफी है, लेकिन ऐसे 4 बार, कम से कम 4 बार। फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर, और अगर थर्ड ट्रिमेस्टर यहाँ मान लो 32 वीक में करवाया, तो एक बार और 38 वीक जाते जाते एक बार और करवा लिया जाता है कि पता चल जाए कि बच्चे का प्रेजेंटेशन। मान लो ब्रीच था, हो सकता है 30 वीक था, ब्रीच था, हो सकता है एम्नियोटिक फ्लूइड उसमें ठीक ठाक है, तो बच्चा मूवमेंट करते करते आगे होगा सिफाइलिक प्रेजेंटेशन में। तो मान लो ट्रांसवर्स में भी आगे होगा तो उसको क्या होगा, ऑपरेशन से तो बच जाएगा ना, इसीलिए करवाया जाता है। हाँ, उसी को सी सेक्शन कहते हैं। अब पता नहीं रहेगा, नहीं होता है कि उसको एकदम पूरा पूरा एकदम ट्राई किया गया कि नॉर्मल डिलीवरी करा दिया जाए, पूरा ट्राई किया गया लेकिन नहीं हुआ। तो काहे नहीं हुआ? क्योंकि हमको प्रेजेंटेशन उसका पता ही नहीं था कि बच्चा सीधा है कि उल्टा। अब उल्टा है, कितना ट्राई कर लेंगे तो होगा, इसीलिए करवाया जाता है अल्ट्रासाउंड। कम से कम 2 बार करवा लीजिए, बच्चे का प्रेजेंटेशन पता चल जाएगा। अब है फर्स्ट ट्रिमेस्टर का की स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखते हैं गेस्टेशनल सैक, योग सैक और इंद्रिय। आगे देखेगा कि नेक्स्ट क्लास में? बंद कर दो।